अपने लंबे बालों को शीशे के सामने खड़े होकर देखते हुए बहू अनामिका कहती है, जो भी मेरे लंबे बालों को देखेगा वो कहेगा, अरे वाह रे वाह अनामिका। इस तरह कहकर उत्साहित होती है। तभी बिस्तर पर रखा सेलफोन बज उठता है और उसका चेहरा बन जाता है। ओफो, ये लोग ना एक पल के लिए मुझे अपने लंबे बालों को ठीक से देखने तक नहीं देते हैं। जैसे ही मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को देखती हूँ, वैसे ही मेरी सासू माँ फोन कर देती है किसी न किसी काम के बहाने। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, पर चूंकि वो मेरी सासू माँ है तो गुस्सा निगलना पड़ जाता है। गुस्से से वो बिस्तर के पास आती है, फिर फोन उठाकर वो कहने लगती है, बोलो मालिनी, तुम्हारे गांव में तुम्हारे अलावा किसी और का लंबा बाल है क्या? मेरे गांव में सिर्फ मेरे ही लंबे बाल हैं और किसी के नहीं है। लेकिन क्या हुआ? अगर नहीं है तो छोड़ना नहीं, और ध्यान रखना किसी का लंबा बाल होना नहीं चाहिए, तब तुम गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा सकती हो। मैं गिनीज बुक में जाऊंगी? क्या वो किताब इतनी बड़ी है? हाँ अनामिका, गिनीज बुक इंटरनेशनल बुक है जिसमें पूरे दुनिया भर के रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए हैं। इसमें मनुष्य की उपलब्धियां दर्ज की जाती है, साथ ही साथ प्रकृति के चमत्कार भी दर्ज किए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा केचुआ का रिकॉर्ड, उसके साथ साथ अब तो ये भी दर्ज किया जाएगा कि अनामिका जिसके बाल सबसे लंबे हैं, तुम्हारा नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। ये बात सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर उस किताब तक हम कैसे जाएं? तुमको जाना नहीं है, वो खुद ही आ जाएंगे। बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे गांव में तुमसे ज्यादा लंबे बाल किसी के ना हो। वो मैं देख लूंगी, पर तुम ख्याल रखना कि मेरा नाम गिनीज बुक में जरूर हो। इतना कहकर अनामिका फोन रख देती है। वहाँ से फिर वो ड्रेसिंग टेबल पे जाके अपने लंबे बालों को देखने लगती है। मेरे इन लंबे बालों के लिए मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा, पर जैसे मालिनी ने कहा कि देखना होगा कि मुझसे ज्यादा लंबे बाल किसी के ना हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा वो सोच ही रही थी, तभी सासू माँ शारदा अपने हाथों में पूजा का सामग्री लेकर हॉल में आती है। अरे बहू, मंदिर जा रही हो, तुम भी चलोगी? आ रही हूँ माँ जी। इस तरह कहकर वो बेडरूम से सासू माँ जहाँ हॉल में थी वहाँ जाती है। लंबे बालों वाली बहू अनामिका बड़े ही स्टाइल से एक हाथ से अपने लंबे बालों को पकड़ती है और चल के आगे जाती है, और सासू माँ शारदा उसके बगल में पूजा का सामान लेके चल रही होती है। जो भी उनके बगल से गुजर के जाते हैं वो अनामिका के लंबे बालों को देखकर जलने लगते हैं। वो अनामिका को मन ही मन बहुत कोसते हैं, पर अनामिका उनकी बातें सुनकर हंसती है और आगे बढ़ जाती है। चाहे तुम लोग मुझे कितना भी कोस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की कोई नजर नहीं लगने वाली है मुझे। पर अगर मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है तो ध्यान रखना है कि किसी के भी मेरे जैसे लंबे बाल ना हो, और ना ही किसी को लंबे बाल करने का ख्याल भी मन में आए। इस तरह सोचते हुए वो मंदिर जाती है। सासू माँ शारदा भी साथ जाती है। दोनों जाके मंदिर में माँ दुर्गा को प्रणाम करती है। भले ही वो बाहर से देवी माँ को प्रणाम कर रही होती है, पर अनामिका मन ही मन यही सोच रही होती है कि गांव वालों को वो लंबे बाल करने से कैसे रोके। तब तक पंडित जी आरती लेके आते हैं। सास बहू दोनों आरती लेती है। फिर मंदिर प्रांगण में आकर एक जगह वो दोनों बैठती है। तभी अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोचकर हंसने लगती है। क्या बात है बहू, तुम मन ही मन हंस रही हो? माँ जी, मालिनी कल फोन करके बता रही थी कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकती हूँ अपने लंबे बालों के लिए। बस ध्यान रखना है कि मुझसे ज्यादा लंबे बाल गांव वालों के ना हो। ऐसा क्या? पर लोग बाल उगाना क्यों बंद कर देंगे? और अगर वो नहीं बढ़ाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? टकला कर देंगे माँ जी। पागल हो गई हो क्या बहू? चाहे कुछ भी सोच लीजिए आप माँ जी, अगर लंबे बालों वाली बहू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है, फिर तो आपका भी नाम अच्छी सासू माँ के तौर पे आएगा ना। लोग सर मुड़वाना क्यों चाहेंगे बहू, बताओ? उसके लिए पैसे देंगे अम्मा जी। अच्छा, तो पूरी संपत्ति अब कपूर के तरह तुम उड़ाने का सोच रही हो? मेरे लिए तो आप करेंगी ना माँ जी। तुम इस तरह से कैसे सोच सकती हो बहू? कुछ भी सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ जी, पर मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहती हूँ, इसलिए आप गांव की महिलाओं से बात करेंगी। इस तरह से अनामिका शारदा से वादा करवा लेती है। शारदा को भी लगता है कि ये जरूरी है, इसीलिए एक दिन पंचायत ऑफिस में जाके वो सभी गांव की महिलाओं को वहां पर आने के लिए कहती है और माइक लेके सभी को गिफ्ट्स देने का वो वादा करती है। गिफ्ट्स का नाम सुनते ही सारी महिलाएं
वहाँ पंचायत ऑफिस के पास इकट्ठा हो जाती है। लंबे बालों वाली अनामिका अपने बालों को एक हाथ से पकड़ के ब्लेड लेके तैयार रहती है सबको गंजा करने के लिए। उसके हाथों में अस्तूरा ब्लेड देखकर सभी महिलाएं बड़ा आश्चर्य होती है। फिर शारदा उन्हें देखकर, असल में ये बात है कि मेरी बहू लंबे बालों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहती है। तो क्या उसके लिए टमाटर, पत्थर, अंडे ये सब हमें जुगाड़ करना होगा? अरे नहीं नहीं, आज से गांव की महिलाएं बाल लंबे नहीं करेंगी। अनामिका सबको गंजा करेगी, जो करवाएगी उसे 2000 रुपए दूंगी। इस तरह सारी महिलाएं कानाफूसी करती है। फिर शारदा की बातों को मानकर वो लाइन में लग जाती है। सासू माँ शारदा सभी के लंबे बालों को पकड़ती है और बहू अनामिका सबको एक एक करके गंजा करती है। इस तरह अनामिका सभी को एक एक करके गंजा कर देती है। उसके 2 दिनों के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुरली उनके घर आते हैं। एक जगह रुक के वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी कमला नाम की एक टकली महिला उसी रास्ते में उन्हें दिखती है। बहन जी, वो लंबे बालों वाली अनामिका का घर किस तरफ है? क्यों बाबू, अनामिका गंजी होने के लिए सारी महिलाओं को 2000 रुपए दी है, पुरुषों के लिए नहीं है। क्या 2000 रुपए? अरे आपको नहीं पता, उसके लंबे बालों के लिए वो कौन सी किताब में जाने वाली है, इसीलिए तो गांव की सही महिलाओं को गंजी होने के लिए पैसे दी है। ऐसी बात है क्या? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। वैसे उसका घर किस तरफ है? ऑफिसर मुरली के पूछने पर कमला उन्हें रास्ता दिखा देती है। गाड़ी में बैठकर जब वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें और भी कई महिलाएं गंजी दिखी। फिर मुरली अनामिका के घर पे आके पहुंचते हैं। शारदा अनामिका को मुरली के बारे में पता चलते ही हाथ जोड़ के नमस्ते करती है। फिर अनामिका खुश होकर जब अपने बालों को दिखाने ही जाती है, मुरली गुस्से से कहने लगते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने के लिए सबको टकला करके तुमने 2000 रुपए देकर बहुत बड़ी भूल की है। तुम एक महिला हो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम पर केस हो जाता। ये सुनकर सास बहू बहुत डर जाती है और हाथ जोड़ के विनती करने लगती है। मुरली वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन से अनामिका सच्चाई के राह पर रहकर अच्छा काम करने लगती है। रास्ते पर आड़ करके राजा जूते सिला करता था और पत्नी सुजाता जूते पॉलिश करती थी। उनकी 25 साल की बेटी अनामिका काफी पढ़ी लिखी थी। सुजाता, जूते पॉलिश काफी हो गए, घर जाके जरा चावल सब्जी लेकर आना। क्यों, आपकी गाड़ी मिलेगी क्या? आप और बेटी घर जाके दोपहर का भोजन करके आइए। जब तक कोई ना आए मैं कपड़े सिल लेती हूँ, और कोई आए तो मैं जूते पॉलिश कर दूंगी। अगर मैं घर गया तो खा के मैं जरूर सो जाऊंगा, फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है सुजाता। माँ, जब भी आप घर आएंगी चाची से दही लेकर आइएगा, मत भूलिएगा। हाँ हाँ, ले आऊंगी। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। तभी एक महंगी गाड़ी आकर राजा के जूते चप्पल की दुकान के सामने रुकती है। अमीरों की तरह दिखने वाला रमेश गाड़ी से उतर के राजा के दुकान के सामने जाता है। जूते जरा पॉलिश कर दीजिए, बहुत ही चमकदार और अच्छे दिखे। तो बताइए, रिन साबुन चाहिए या निरमा साबुन? अच्छे से धोएंगे तो एकदम चकमगा उठेगा। इतना कहकर अनामिका रमेश को देखती है। इसे कुछ पता नहीं है बेटा, गलत मत समझना। राजा की ऐसी बातें कहने के बावजूद रमेश को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अनामिका की खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। ये देखकर अनामिका भी मनी मन सोचने लगी, ऐसे क्यों देख रहा है, लगता है कभी किसी लड़की को ही नहीं देखा। फिर रमेश आहिस्ता से अपने सर को दूसरी तरफ घुमाता है। राजा रमेश के जूते को पॉलिश करने लगते हैं। इस बीच रमेश फिर अनामिका को देखता है। अरे वाह, क्या लड़की है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। वो सोचने के दौरान भी अनामिका को बस एक टके देखे ही जा रहा था। तब तक उसके जूते पॉलिश हो जाते हैं। बाबू, आपके जूते पॉलिश हो गए। फिर रमेश राजा को पैसे देने लगता है। छुट्टे नहीं चाहिए चाचा, मैं यहाँ पे बार बार आया करूँगा। रमेश इस तरह से कहता है तो अनामिका हंसने लगती है। रमेश जाके गाड़ी में बैठता है। गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। मैंने तो कह दिया कि बार बार आया करूँगा, पर कैसे जाऊँ? रमेश ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे याद आता है उसके घर के पुराने जूते, चप्पल, सैंडल्स के बारे में। फिर वो घर पहुंचता है। उसकी माँ आवाज लगाती है। उसे बिना सुने ही वो अपने कमरे में चला जाता है। 10 मिनट के बाद रमेश सारा सामान एक बड़े से बैग में भर के गाड़ी में लेके निकल जाता है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। फिर एक दिन रमेश और अनामिका पार्क में बैठ के एक दूसरे के साथ
प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक दिन बेटे में बहुत बदलाव आया है, आखिर में कारण क्या हो सकता है? शारदा सोच ही रही थी, तभी रमेश मुस्कुराते हुए घर आता है। शारदा सवाल करती है। माँ, मैं अनामिका से प्यार करता हूँ, आप हमारी शादी करवा दीजिए। वो मैं तुम्हारी शादी अनामिका से करवा दूंगी। पहले बताओ, वो बिजनेसमैन सुदर्शन की बेटी है या फिर अमीर गोविंद बाबू की बेटी है? वो कौन है मैं नहीं जानता माँ, पर मैं जिस अनामिका से प्यार करता हूँ वो सड़क पे जूते सीने वाले राजा की बेटी है। रमेश की बातें सुनते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आता है, पर गुस्से को काबू करते हुए ये मेरे से ज्यादा गुस्से वाला है, ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ कर लिया तो उल्टा सर दर्द हो जाएगा, वैसे भी बहुत पूजा पाठ के बाद हुआ है। इस तरह सोचते हुए शारदा और प्रसाद राजा के मोची के दुकान पर आते हैं। वहाँ पे राजा, सुजाता और अनामिका तीनों ही थे। उन्होंने अनामिका को देखा, ऐसा लगा कि मानो कि बस एक साड़ी लिपटी हुई है बस। प्रसाद को तो पसंद आ जाती है, पर शारदा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राजा बैठने के लिए उन्हें स्टूल देते हैं, पर फिर भी शारदा और प्रसाद वहाँ खड़े रहते हैं। मैं जन्म पुरानी कहानी कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे तो आप लोग पसंद भी नहीं, बस मैं अपने बेटे के लिए तैयार हो रही हूँ। रमेश और अनामिका की शादी होगी। शारदा की बातें सुन के राजा, सुजाता और अनामिका तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर शारदा रमेश और अनामिका की शादी मंदिर में ले जाकर करवा देती है। फिर सुहाग रात के लिए रमेश और अनामिका को एक कमरे में भेजा जाता है। तभी प्रसाद कहते हैं, हमारी इतनी जायदाद है कि हम धूमधाम से शादी करवा सकते थे, पर तुम मंदिर में ले जाके सादे तरीके से शादी करवाई। मुझे शर्मिंदा नहीं होना कि इस शारदा इतनी अमीर होके मोची की बेटी को बहू बना के लाई है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उन्हें अलग कर दूंगी, इसीलिए मैंने शादी मंदिर में करवाई है। मंदिर में शादी करवा के अच्छा क्या, उन पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहेगा और देवी उनके विवाह के बंधन को और भी मजबूत बनने का आशीर्वाद देगी। इतना कहकर वो अपने बेडरूम में चले गए। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका बहुत अच्छे से घर का सारा काम काज करती थी, कॉफी देती थी, टिफिन बनाती थी, लंच बनाती थी। अब अनामिका गर्भवती है। सभी लोग घर में बहुत खुश हैं, पर शारदा को इस बात से खुशी नहीं थी। एक मोची की बेटी मेरे ही घर में मेरे स्तर की बहू बन के घूम रही है। अब इस लड़की को मैं अपनी आंखों से सहन नहीं कर पा रही हूँ और आने वाले नवजात शिशु को भी नहीं सहन कर पाऊंगी। इनका तो मुझे कुछ करना होगा। इस तरह सोचकर वो योजना बनाने लगती है। इस बीच अनामिका एक स्वस्थ कन्या संतान को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी एक दिन राजा बहुत चिंतित होकर अनामिका के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है। दामाद जी से कहकर अगर कुछ पैसों का इंतजाम होता तो मैं उसे अस्पताल ले जाता। जब वो ये सारी बातें अनामिका से कह ही रहा था, तभी शारदा वहाँ पे आ जाती है और गुस्से में आकर उसके मुंह में जो कुछ आता है खड़ी खोटी सुना देती है। शारदा का दिमाग अभी पारे की तरह गर्म था। तभी एक दिन सबके सोने के बाद शारदा अपने सोने के चेन को ले जाकर अनामिका के बैग में रख देती है। सुबह तुम्हें पाठ पढ़ाना होगा बहू। इस तरह से कहकर शारदा अनामिका के कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा सोने का चेन को चुरा ले गया। मुझे पता है कोई बाहर वाला नहीं है, जरूर कोई घर वाला ही होगा। इस तरह से वो अनामिका पे इल्जाम लगाने लगती है। अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। अनामिका रोते रोते अपने सारे बैग, कपड़े सब लेकर वहाँ हाजिर हो जाती है। तभी अनामिका के बैग से एक सोने का चेन बाहर निकल आता है। तुम्हारी माँ बीमार है ये कहकर जब तुमने पैसे मांगा, मैंने ना है कहकर तुम्हारे पिताजी को भेज दिया, इसलिए तुमने मेरे सोने के चेन ही चुरा लिया। अब देखो। इस तरह कहकर शारदा अनामिका का गर्दन पकड़ के उसे घर से धकेलते हुए बाहर निकाल देती है। शारदा रोती हुई बच्ची को भी उठा के ले आके अनामिका को दे देती है। अनामिका रोते रोते अपनी बच्ची को गोद में लेकर पिताजी के पास जाती है। राजा बहुत दुखी थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। अनामिका अपनी बेटी को देखभाल कर रही थी, साथ ही जूते चप्पल भी वो सिल दिया करती थी। रमेश बेटी के बिना नहीं रह पाता था, आते ही बच्ची के साथ खेलने लगता था। एक दिन शारदा जहाँ जूते चप्पल सिला जाता था वहाँ पे आती है। शारदा बताती है कि कैसे उसने अनामिका को घर से निकाला। माँ, तुम जानबूझ के मुझे और मेरी पत्नी को अलग करना चाहती थी। फिर तो मैं घर ही नहीं आऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चे के साथ मैं कहीं जाके अलग रहूंगा। इस तरह वो अनामिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जो कुछ वो कमाता था उसी से गुजारा होने लगा। आज यहीं तक,
नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।